Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. How are you all? I hope all of you are feeling good at home. Today we will learn about chemical formula and its type. लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल फार्मूला के बारे में पढ़ा था और ये भी हमने देखा था हम इसको कैसे मुख्तलिफ कंपाउंड्स के लिए लिख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि केमिकल फार्मूला होता क्या है और ये कितनी टाइप का हो सकता है। तो केमिकल फार्मूला जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जब कोई कंपाउंड हमारे पास मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम के मिलने से बनता है तो उसको किसी ना हम फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि सल्फ्यूरिक एसिड की हमने बात की थी। सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हम देखें, सल्फ्यूरिक एसिड के नेम से हमें कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर आप अपनी लेबॉर्ट्री में देखें तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड की बॉटल के ऊपर एक लेबल लगा होता है। लेबल के ऊपर आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड नेम के साथ एक फार्मूला रिटन होता है जिसको हम H2SO4 देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास हाइड्रोजन, सल्फ़र और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। केमिकल फार्मूला जो होता है ये हमारे पास मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम के सैम्बल और उनकी अमाउंट के लिहाज से लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम उसको कुछ इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास। जब कोई कंपाउंड हमारे पास मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम की केमिकल कम्बिनेशन की वजह से बनता है तो हम उसका कोई ना कोई फार्मूला लिखते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हम एयर का फार्मूला लिखते हैं, क्योंकि एयर में मुख्तलिफ जगह पर हमारे पास जो मुख्तलिफ एलिमेंट मौजूद होते हैं उनकी अमाउंट मुख्तलिफ हो सकती है और इनमें किसी भी किस्म का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। इसी तरह हमारे पास वाटर का कोई ना कोई केमिकल फार्मूला होता है, लेकिन ऐसा तो आपने कभी नहीं देखा कि हम पानी के अंदर शरबत डालें और उसको मिक्स कर दें और उसके बाद उसका केमिकल फार्मूला देखें। कभी हमने ऐसा देखा है? ऐसा हमने कभी भी नहीं देखा, क्योंकि हमारे पास जब वाटर या उसमें कोई शरबत या कोई और चीज़ हम डालते हैं और उसको मिक्स करते हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। उनको सिर्फ हमने फ़िज़िकल मिक्स किया। फिज़िकली मिक्स की हुई चीज़ों का कोई भी केमिकल फार्मूला हमारे पास नहीं होता, क्योंकि वो एक हमारे पास मिक्सचर है। इसके बारे में भी आप बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि मिक्सचर जो है हमारे पास वो फिज़िकली मिक्स की हुई चीज़ें हैं और उनका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। लेकिन जब हमारे पास केमिकली कंबाइन करेंगे एलिमेंट के एटम्स और कंपाउंड बन जाएगा तो इसका कोई ना कोई केमिकल फार्मूला लिखा जाता है। फार्मूला जो होता है ये हमारे पास केमिकल सैम्बल्स और उनकी अमाउंट के लिहाज से लिखा जाता है। जैसा कि वाटर का अगर हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो वो H2O होता है, जिससे हमें पता चलता है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शामिल है। यानी कि H जो है हमारे पास हाइड्रोजन का सैम्बल है, O जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन का सैम्बल है। हाइड्रोजन के साथ 2 लिखा जाता है। इसका मतलब ये है कि इसका जो रेशो है या तनासुब है या अमाउंट है वो 2 है, और ऑक्सीजन के साथ 1 नहीं लिखा जाता, लेकिन समझा जाता है, सिर्फ O लिखा जाता है। ये भी हमने पढ़ा था कि 1 हो तो उसको लिखा नहीं जाता, जबकि वो अंडरस्टूड होता है। तो ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ एक एटम को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब ऑक्सीजन का तनासब या रेशियो 1 है। केमिकल फार्मूला जो है वो हमारे पास 2 तरह का हो सकता है, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला जो है ये हमारे पास सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला है, यानी कि ये तमाम किस्म के जो भी हमारे पास कंपाउंड मौजूद है नेचर में उनके लिए ये लिखा जा सकता है। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सिर्फ हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड के लिए लिखा जा सकता है। आयनिक कंपाउंड के लिए हम मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं लिखते, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं मोस्टली। तो जब कोई चीज़ क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी उसमें मॉलिक्यूल सेपरेट नहीं होंगे, वो तमाम एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होंगे, तो उनको अलग करना या उनका मॉलिक्यूल देखना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम इसके कंप्लीट क्रिस्टल में मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम जो मिलकर उस क्रिस्टल को बनाने में हिस्सा लेते हैं उनकी रेशो को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग इसका एक केमिकल फार्मूला लिखते हैं, जिसको हम एम्पिरिकल फार्मूला या फार्मूला यूनिट ही कह सकते हैं, क्योंकि ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को रिप्रेजेंट करता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये सिर्फ हम कोवलेंट कंपाउंड के लिए लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आर इम्पोर्टेंट व्हेन कंसीडरिंग कंपाउंड्स फॉर्म्ड एटम्स शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब हमारे पास कोई
कंपाउंड जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बना होगा वो कोवेलेंट कंपाउंड भी हो सकता है, वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड भी होता है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड का जो वर्ड है ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, पर आहिस्ता आहिस्ता आप इसके बारे में सीख लेंगे, पढ़ लेंगे, अभी आप लोगों ने इसको बॉदर नहीं करना। तो जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है उसके लिए हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में बताया गया है कि एम्पिरिकल फार्मूलाज रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट इंटीग्रल रेशियो इन विच एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड। एम्पिरिकल फार्मूला जो है ये हमारे पास सिंपलेस्ट इंटीग्रल रेशियो या सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है, जिसमें हम सिर्फ मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम्स की जो तनासुब होता है उसको ज़ाहिर करते हैं, जबकि कंप्लीट एटम्स की तादाद को नहीं बनाते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बेंजीन की बात करें बच्चे, बेंजीन आप लोगों ने देखो लिक्विड, कलरलेस लिक्विड आपके लेबॉर्ट्री में पढ़ा होता है। C6H6 इसका फार्मूला है, यानी कि इसको बनाने में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं वो मिले हैं और इन्होंने एक कंप्लीट मॉलिक्यूल बना दिया है बेंजीन का। लेकिन जब हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखते हैं तो हम CH भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो तनासुब तो इसका कार्बन और हाइड्रोजन का 1-1 ही है। इसी तरह से हम जब सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड में हमने पढ़ा था कि सोडियम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो ऑपोजिट चार्ज एटम्स होते हैं जिनको हम आइंस भी कहते हैं, ये ऑपोजिटली चार्ज जो आइंस होते हैं इनमें अट्रैक्शन होती है और ये एक तरह का क्रिस्टल बना लेते हैं जिसको हम NaCl का क्रिस्टल कहते हैं। हमें नहीं पता कि इसमें कितने सोडियम है, हमें नहीं पता इसमें कितने क्लोरीन है, लेकिन हमें ये पता है कि जब हमारे पास एक क्रिस्टल की फॉर्मेशन हुई है तो इसमें सोडियम और क्लोरीन की तादाद बराबर है और बराबर तादाद ने इसका क्रिस्टल बनाने में हिस्सा लिया है, तो हम कहते हैं इसका तनासुब 1 और 1 है। तो हम इसका फार्मूला NaCl लिखते हैं। Na जो है वो सोडियम को ज़ाहिर करता है और Cl जो है वो क्लोरीन को ज़ाहिर करता है। इसी तरह उन्होंने यहाँ पे सेकंड पॉइंट में बताया कि आयनिक सब्सटेंसेस डू नॉट फॉर्म डिस्क्रीट ऑफ मॉलिक्यूल। आयनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो अलग अलग से हमारे पास ना मॉलिक्यूल नहीं बनाते। जैसे कि हम देखते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूल H2O एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन NaCl जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसमें क्रिस्टल की फॉर्मेशन होती है। तो ये हमारे पास जो आयंस होते हैं ये हमारे पास ऑपोजिटली चार्ज आयन मिलकर क्रिस्टल बना लेते हैं और इसका जो फार्मूला होता है उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला या हम फार्मूला यूनिट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला की जब हम बात करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम्स की एग्जैक्ट यानी कि बिल्कुल जो सही उसकी मिकदार होती है उसको बताता है। तो हम अगर बात करें बेंजीन की ही, क्योंकि बेंजीन के कंप्लीट जो स्ट्रक्चर होता है उसको बनाने में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन हिस्सा ले रहे हैं, तो जब हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे वो C6H6 होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये हम एम्पिरिकल फार्मूला से भी ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कि बेंजीन की अगर हम बात करें, हम जब इसके एम्पिरिकल फार्मूला को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने मॉलिक्यूलर फार्मूला को कुछ बताया कि कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें हम उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ना वही लिखते हैं, उसका हम एम्पिरिकल फार्मूला नहीं लिख सकते, या हम ऐसा कह सकते हैं कि उनका सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला ही होता है, उनका हम मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं लिख सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर की अगर हम बात करें तो इसका सिर्फ एक ही फार्मूला होता है H2O, वही इसका एम्पिरिकल फार्मूला है, वही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, इसको सिंपलेस्ट रेशियो को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हमें एक और बात पता है कि ये हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर का जो मॉलिक्यूल है। ऐसा तो नहीं है ना कि अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एग्जैक्ट फार्मूला है इसका, हमारे पास ये जो फार्मूला है ये एग्जैक्ट ही है। तो कुछ जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होता है, यानी कि वो सिंपलेस्ट रेशियो ही होती है।
कुछ जो है उनमें हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल देखी थी, बेंजीन की हमने बात की थी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो बेंजीन का है वो C6H6 है, जबकि हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो इसका CH है। जब हम एम्पिरिकल फार्मूला CH को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बेंजीन जो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्ट आ जाता है, जो कि C6H6 है। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास की हम जब बात करते हैं, एटॉमिक मासेस के बारे में आपने पढ़ा। एटॉमिक मास क्या चीज़ थी? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, यानी कि न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो एग्जैक्ट या टोटल अमाउंट थी उसको हमने एटॉमिक मास का नेम दिया था। तो जब हम मुख्तलिफ एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस को ऐड करते हैं जो कि एक मॉलिक्यूल में मौजूद होते हैं, तो हमारे पास उसका मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास आ जाता है। मॉलिक्यूलर मास जो है ये टर्म हम कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जो फार्मूला मास है ये टर्म हम आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन जो है हमारे पास नेचर में Cl2 की फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करती है, डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है। इसका जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होता है वो 71 AMU होता है। इसी तरह से अगर हम वाटर के मॉलिक्यूलर की मास की बात करें, वाटर का अगर फार्मूला हम देखते हैं H2O है, यानी कि 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है। तो हम हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमारे पास फार्मूला में तो 2 ही एटम्स मौजूद हैं, और इसको हम ऐड कर देंगे ऑक्सीजन के एटॉमिक मास में जो कि 16 है। इसके लिए आप लोगों को बच्चे फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस और एटॉमिक नंबर्स याद करने होंगे, तो वो आपका आसानी से हो जाएगा। ये इंशाल्लाह स्कूल में जब हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम करेंगे। तो वाटर का तो हम सबको ही पता है कि इसका जब हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास तो वो हमारे पास 18 आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड फार्मूला यूनिट। एम्पिरिकल फार्मूला और फार्मूला यूनिट में क्या रिलेशनशिप है ये आप बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन इज़ हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड फार्मूला यूनिट। मॉलिक्यूलर फार्मूला और फार्मूला यूनिट में आप कैसे डिफरेंस बता सकते हैं या इसमें क्या फ़र्क है वो वाज़िया करें। तो जब बच्चे आप इस तरह का डिफरेंस लिखते होते हैं तो पेज के दरमियान में आप लाइन लगाएंगे, 2 उसके पॉइंट्स बनाएंगे। फर्स्ट पॉइंट में एक की डेफिनेशन और सामने उसके दूसरे की डेफिनेशन, सेकंड पॉइंट में आप एक की एग्जांपल और दूसरे में दूसरे की एग्जांपल आप लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट राइट द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग। बेंजीन का एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें। ग्लूकोज का एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ कैन यू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यकीनन मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए आपको एटॉमिक मासेस का इल्म होना ज़रूरी है। तो बच्चे जो आपकी एग्जांपल्स चैप्टर के अंदर दी हुई हैं और इसके अलावा एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, फ़िलहाल आप उन एलिमेंट के एटॉमिक मासेस याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस लेक्चर में से कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और एनी क्वेश्चंस।